दोस्तों जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल। जय हिंद। और अभी 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय का एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर के आरक्षण का जो फैसला आया, मैं आज उसके बारे में आपसे बात करूंगा। न जाने क्यों 1-2 दिन से मेरे जहन में एक शेर उर्दू का लगातार गूंज रहा है, और वो शेर कुछ इस तरह से है कि तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ। मुंसिफ कहते हैं न्याय अधिकारी को, न्यायाधीश को। तो तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ। हमें यकीन है कि हमारा ही कसूर निकलेगा। तो दोस्तों, ये जो आरक्षण पर निर्णय आया है, उस पर सोशल मीडिया पे बहुत और यूट्यूब पे और कई चैनलों पे बहस चल रही है। हमने सबने देखी है, और थोड़ा सा उस पर कंट्रोवर्सी भी है। 3-2 की मेजॉरिटी से ये निर्णय आया है। 3 न्यायाधीश महोदय ने इसका समर्थन किया है, और 2 ने अपने कुछ कहना चाहिए कि उनको लगा कि शायद ये उचित नहीं है। तो अब हमने सबने बचपन से ही अब तक महाभारत कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी या टेलीविज़न पर देखी होगी। तो वो शकुनी मामा होता है, वो पासे फेंकता है और हर बार 3 का काड़ा नंबर निकलता है, और पांडव अपना सब राजपाट सब कुछ खो देते हैं। तो श्री कृष्ण जी उस समय जाते हैं उनके पास, कौरवों के पास, और कहते हैं भाई तुम्हारे भाई तो हैं आखिर, तो कुछ इनकी भी वो करो, और 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, इनका भरण पोषण, इनका गुजारा तो चल जाए किसी तरह से। कौरव नशे में चूर होते हैं। वो श्री कृष्ण को भी धमका देते हैं और बोलते हैं कि 5 गांव तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, हम तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। और उस समय फिर राष्ट्र कवि दिनकर ने जो बात कही है कि श्री कृष्ण जी की चेतावनी कि याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। तो मुझे लगता है आज आधुनिक युग में जो रण होते हैं वो संवैधानिक और कानूनी और नियम से होते हैं, और सत्य अहिंसा पर चलते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलते हुए होते हैं, जो लोहिया जी ने रास्ता दिखाया उस पर चलते हुए होते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होगा। और वो क्यों खड़ा होगा, तो मैं इस निर्णय पे जो मुझे कुछ तर्क अजीबोगरीब लगे आपके सामने, वो 2-4 तर्क आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में। मुझे एक बहुत बड़ी विसंगति इसमें ये लगती है कि 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले परिवार का जो सदस्य होगा सवर्ण, वो इस EWS आरक्षण का सुपात्र होगा। वहीं अगर कोई SC, ST, OBC का बच्चा ऐसे परिवार से आता है जिसकी सालाना आय मात्र 8,000 है, यानी 100 गुना कम है 8 लाख से, लेकिन तब भी वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का पात्रता, उसको योग्यता उसको नहीं दी जाएगी, वो नहीं उसके योग्य होगा। अजीब सी बात है। आप किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करें, वो इस बात को कहेगा। एक चैनल पे मैं सुन रहा था, एक हमारे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं लक्ष्मण यादव जी, वो बता रहे थे कि लखनऊ में जो नौकरियां निकली ये किस लिए महत्वपूर्ण है। उसमें EWS कोटे में जिसके सिर्फ 3 नंबर आए, मात्र 3, 1, 2, 3, उसको नौकरी मिली। और वहीं उसी कंपटीशन में 35 नंबर लेने वाला शेड्यूल कास्ट का जो अभ्यर्थी था उसको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि 35 नंबर पे उसका वो ख़त्म हो गया।
तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो ओबीसी कोटे में आते हैं, और ओबीसी कोटे में तो वैसे भी 8 लाख से ऊपर का वाला तो क्रीमी लेयर का माना जाता है। तो ओबीसी कोटे में जितने भी बच्चे आते हैं उनकी इस परिवार की आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है, यानी वो सबके सब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अगर वो होते सवर्ण से तो वो माने जाते हैं, अगर वो सवर्ण वर्ग के होते। लेकिन चूंकि वो ओबीसी वर्ग में आते हैं तो उनको उनकी योग्यता या पात्रता नहीं बनती ईडब्ल्यूएस के लिए, भले ही उनकी आय उनसे कम हो। तो हो सकता है अगर सबके लिए पात्रता सेम हो कि भी 8 लाख रुपए कम से सालाना कम कमाने वाले से को जो भी होगा भारतीय, उसको गरीब वर्ग का माना जाएगा, उसको आर्थिक रूप से कमजोर माना जाएगा। तो कई ओबीसी और एससी के बच्चे भी इसमें अप्लाई करते, लेकिन वो वंचित रहेंगे। अब आप देखिए एक और जो मुझे अजीब बात लगी, वैसे तो कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक हमारे भारतीय समाज का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी जिस तरह की आबादी है, जिस तरह की जनसंख्या है, उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मिलना चाहिए। लेकिन करीब करीब आज़ादी के बाद 1000 सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। मुझे कोई बता रहा था, जानकार आदमी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बहुत सीनियर व्यक्ति को बनाया जाता है, तो जब वो बनता है उसकी उम्र 55 और 60 के बीच में होती है पहले से ही, और फिर वो उनका कार्यकाल साल, 2 साल, 3 साल, और वो फिर रिटायर हो जाते हैं। तो जो लगभग 1000 जजेस बने अब तक सुप्रीम कोर्ट में, उनमें अगर रिफ्लेक्शन होता SC ST OBC का तो 70, 80, 85% होने चाहिए थे। लेकिन वो आज तक कहा जाता है कि 50-60 जज भी पूरे 70 साल में सुप्रीम कोर्ट में इन वर्गों से SC ST OBC से नहीं बने, यानी 5% भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बताया जाता है कि 2 OBC वर्ग के जजेस हैं और एक SC वर्ग से जज है। लेकिन 5 जजेस की जो बेंच बनी जो आरक्षण के मुद्दे पे फैसला देने के लिए, EWS आरक्षण पे, उसमें एक भी SC या OBC वर्ग से जज नहीं रखा गया। अब हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो जिसको हम ना समझते हो, लेकिन ये एक तथ्य है। और एक अजीब बात है कि जज साहब हैं जिनका नाम है पारदीवाला, उन्होंने सोशल मीडिया पे आरक्षण का विरोध किया है कि भाई आरक्षण ठीक नहीं है OBC SC ST वर्ग। उन्हें जिनकी पहले से ही कुछ मान्यता बनी हो, ऐसे जजेस को जब किसी इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे जज बनाया जाता है तो आमतौर पे जो जजेस होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई इसमें मेरे को रेक्लूज करो, मेरे को माफ़ करो, क्योंकि मेरी पहले से इस पर राय बनी हुई है तो हो सकता है मैं सही जजमेंट ना दे पाऊँ। लेकिन पारदीवाल साहब ने पहले भी आरक्षण के मुद्दों पे अपनी राय रख रखी है सार्वजनिक रूप से, और वो इसके बने। और बड़ी अच्छी बात है कि सवर्ण आरक्षण में उन्होंने आरक्षण का समर्थन कर दिया। तो जो जज साहब पहले OBC SC ST का आरक्षण जब चलता था विरोध करते थे आरक्षण का, उन्होंने समर्थन कर दिया। हम इसे अच्छी बात मानते हैं। एक और विसंगति है कि इस देश में कई आंदोलन चले हैं आरक्षण के लिए। जाट आंदोलन चला है, गुज्जर आंदोलन चला है, पटेल और मराठा आंदोलन चला है, आंध्र प्रदेश में कापू आंदोलन चला है कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए उनको। तो जब भी सरकारों के पास गए, सरकारों ने आरक्षण दिया और फिर वो कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में कहा भी ठीक है, हो सकता है तुम वर्दी हो कि भाई आपको आरक्षण मिलना चाहिए, उसके योग्य हो, लेकिन क्या करें, वो एक कर्नाटक हाई कोर्ट का कभी कोई फैसला आया था और उसमें बताया गया था कि टोटल आरक्षण जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हमारी मजबूरी है, आपको बेशक आपको आरक्षण की योग्यता हो लेकिन आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस EWS का जब मामला आया तो वो 50% की कैप तोड़ दी गई। OBC जो 27% आरक्षण पाते हैं उनकी आबादी कोई 52 या 60% है। तो वो कहते हैं भाई ठीक है, जब आबादी के अनुसार हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए OBC को, जो संविधान में ऐसा लिखा भी है,
तो 60% आरक्षण दिया जाए, लेकिन उनको भी यही बताया गया कि नहीं 50% का कैप लगा हुआ है, इसलिए आपको ना 22.5% मिल ही रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, तो 27 से ज़्यादा बचता नहीं है। तो उस कैप के नाम पे ओबीसी को भी उनकी आबादी को आधे से कम आरक्षण दिया जाता है उस कैप के नाम पे। अब वो कैप जो है वो तोड़ दी गई, उतार के फेंक दी गई। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ओबीसी को भी उनकी आबादी के अनुसार, जो भी उनकी आबादी 55-60% है, उनका आरक्षण 27% से बढ़ाया जाएगा। तो मित्रों, ये सब है, इस देश में चल रहा है, और ये कोई आखिरी फैसला नहीं है जिसका SC ST OBC समाज को लग रहा हो कि शायद ये ठीक नहीं है। पिछले 4000 साल से एक इस देश में मनुवादी व्यवस्था चली है, और ये जो संविधान बना उसमें उसको ठीक करने की काफ़ी कोशिश की बाबा साहब ने, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आपको रिफ्लेक्शन उसका मिलता है, और उसका दोष जो है, आप कुछ हमारे दोस्त कह देते हैं मनुवादियों ने ऐसा कर दिया, मनुवादियों ने वैसा कर दिया। मैं मनुवादी मानसिकता के लोगों को इसका दोष नहीं देता। कोई भी व्यक्ति है, इंसान है, वो चाहेगा कि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो वो अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। दोष उनका है जिनके बच्चों का भविष्य गटर में जा रहा है, अंधकार में जा रहा है, और वो पता नहीं कौन सी भांग खा करके बेसुध नशे में खटिया पर मुद्दे पड़े हुए हैं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं कर रहे। तो मेरा अनुरोध अपने मित्रों से जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं कि इस लड़ाई को संवैधानिक कानूनी तरीके से लड़ा जाए, उनसे यही अनुरोध है कि डेमोक्रेसी में जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो समाज को जगाएं, लोगों से जाकर के मिलें, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उनके घर जाएं, उनको समझाएं। इसके अलावा आजकल तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अपने लोगों को जगाने का काम करें और उनको कहें कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का मुद्दा है। तो इस पे जब तक आप जागेंगे नहीं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो आपका कोई करने वाला नहीं है। पुराने ज़माने से कहावत चली आ रही है कि माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। आप अगर रोएंगे नहीं, आप अपने अधिकारों को मांगेंगे नहीं, तो आपका अधिकार घर बैठे तो कोई आपके मुंह में घी पिलाएगा नहीं आकर के। तो दुष्यंत कुमार जी के कुछ लाइनें हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। आज ये दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, यानी बुनियादी रूप से हमारा समाज सशक्त होना चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा कहा करते थे कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश का जो वंचित और शोषित समाज है, जब तक 85% हमारे देश का समाज सशक्त नहीं होगा, तो ये भारत देश भी सशक्त नहीं होगा। तो इस देश को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए इन मुद्दों पे काम करें। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।